जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार विकास की जो 4 अवस्थाएं होती हैं। सीटेट का एक ऐसा टॉपिक है, समझ लीजिएगा कि आपके एग्जाम में 100% 1 से 2 नंबर मिल जाएगा आपको इन अवस्थाओं से। और साथियों देखिए, इस 10 मिनट का जो वीडियो आपके सामने जा रहा है, इस वीडियो में आप ध्यान से समझिएगा कि देखिए, झूठ बोलने की बात नहीं होती है कि आप इस अवस्था से जो है आप पढ़ लिए तो आप पास हो जाओगे। हाँ, ये है कि हमारा इतना प्रयास रहता है कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो एग्जाम में हमारे बार बार पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को क्लियर करा देना, कि क्योंकि उस एग्जाम में आपके 1 नंबर 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार जो विकास की 4 अवस्थाएं हैं, उनसे प्रश्न भी कैसे बनता है, और दूसरी चीज इन अवस्थाओं में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखिए कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है, यहाँ पर देखिए सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था जिसको कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 4 अवस्थाएं हैं। और वो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं दोस्तों? पहली अवस्था मैंने बताया सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी जो होती है दोस्तों, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब इसको हम लोग देख रहे हैं एक एक जो है, पूरी अवस्थाओं को जो है बढ़िया डिस्क्रिप्टिव टाइप से और शॉर्टकट तरीके से याद करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी पेशी अवस्था दोस्तों। और दोस्तों, आपके इस कंटेंट के माध्यम से आपके 100% है कि आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि आपके 2 नंबर तो 100% पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो चलिए, आपके सामने जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसको हम समझेंगे, कैसे जानेंगे कि इसमें सेंसरी मोटर स्टेज ही होगा। देखिए, जब भी बात की जाएगी सेंसरी मोटर स्टेज की, 0 से 2 वर्ष याद रखिए, यानी 2 वर्ष तक के बच्चे के अंदर ये अवस्था पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रियों का मतलब आप जानते हैं ना, आंख कान नाक त्वचा, ये सब कुछ ये याद रखिएगा। सेंसरी, सेंस करना मतलब पहचानना। ठीक, तो याद रखिएगा कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब बच्चा किसी चीज को पहचानता है, सीखता है, तो उस अवस्था में सेंसरी मोटर स्टेज कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखा गया है कि आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये सब छू करके जैसे जब कोई वस्तु को पहचानता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी विशेष क्लासेस जो होती हैं, छोटी छोटी क्लासेस, आपको जल्द से जल्द हम पहुंचाते रहें आपके लिए, और आपके एग्जाम में मैं मदद कर सकूं। मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में कैसे जानेंगे। तो दोस्तों, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष, कहां से स्टार्ट होती है? 2 से 7 वर्ष से स्टार्ट होती है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों, ध्यान दीजिएगा, 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चा सिंबल का, उसे निपुण हो जाता है यूज करने में, सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे बच्चे को आप किताब देते हैं ना, तो किताब देते हैं, सबसे पहले उसके सामने जब आप एक सेब, किताब में बना होता है सेब, अब उसको आप कहते हो, तो यहाँ पर वो सीधा बच्चा बताता है ये एप्पल है, यानी चिन्ह को जान करके वो तुरंत उसका उच्चारण कर देता है। जैसे गाय देखता है ना, गाय, तो गाय अगर उस किताब में देख रहा है और 1 से 2 बार वो पढ़ता है, तो बताता है ये गाय है, ये एरोप्लेन है। यानी बच्चे को प्रतीकों का ज्ञान हो जाता है और उनका उपयोग करना चालू कर देता है। अब इसमें दोस्तों, इसी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में कुछ याद रखने योग्य बिंदु हैं, और वो कौन से हैं उनको आइए हम लोग यहाँ पर देखें। सबसे पहले देखिए, लिखा है एनिज्म क्या होता है, जीववाद। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लीजिएगा कि एग्जाम में ये हमारे 100% पूछा जाता है। बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए कोई घोड़ा है आपका, घोड़ा बच्चा खेलता है, ठीक, खिलौने में, और बच्चा घोड़े के ऊपर बैठ करके उसको चलाने का प्रयास करता है, घोड़ा दौड़ेगा, है ना। तो बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जीववाद कहेंगे, याद रखिएगा, एनिज्म, जीववाद।
अब इसके बाद में दोस्तों लिखा गया है इकोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रित बच्चा। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है और जो सोच रहा है वह सब ठीक है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो भी करेगा, देखिए बहुत क्या होता है कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे बहुत ज्यादा जो है हठी होते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग कि वो अपने जो भी बात होगी उस पर अडिग रहेंगे। अगर बच्चा जो है किसी भी कार्य के लिए, जैसे कोई भी चीज लेने के लिए जो है अगर रोना शुरू कर देता है तो रोता ही रहेगा। देखो मम्मी को कभी कभी जो है बाल पकड़ करके उनको मार भी देता है। तो बच्चा उस समय क्या होता है कि ये इकोसेंट्रिज्म बालक होते हैं, अहम केंद्रित। क्योंकि बच्चे को लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। ये याद रखिए आप। अगली चीज इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि अपलटावी गुण। ये क्या होता है बच्चों में? इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी लिखा हुआ है, या ए बी लिखा हुआ है और बी ए लिखा हुआ है, तो बच्चा इसमें अंतर नहीं कर पाएगा। जैसे यहां पर एक उदाहरण दिया हूं मैं आपको कि 4 और 6 जब उसको एक बार बता दिए तो 10 मान जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन जब उसी को प्रश्न बदल दिए, आप 6 + 4 कर दिए, तो बच्चा सोच में पड़ जाता है, उत्तर नहीं दे पाता है। तो ऐसी समस्याओं से वह बच्चा कौन से समस्या से ग्रसित है? इरिवर्सिबिलिटी से, यानी अपलटावी गुण नहीं सीखता है इस अवस्था में। 2 से 7 की अवस्था में अहम केंद्रित होगा, 2 से 7 की अवस्था में अपलटावी गुण नहीं होंगे। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली बात, इसकी आलोचना एक थी, जैसे इसमें मुद्रा, ध्यान समझिएगा, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। देखिए 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा होता है ना, आप उससे पूछिए, आप कुछ सिक्के दे दीजिए उसके हाथों में, 8-10 सिक्के दे दीजिए। अब उससे पूछिए बेटा ये कितने रुपए हैं, कहेगा बहुत रुपया है, ढेर रुपया बा, है ना। अब बच्चा से पूछोगे कि जैसे कोई जहाज जा रही है ना, तो भैया देखो ना वो कितनी ऊंची पे जा रही है जहाज, बहुत ऊंची जा रही है ना। अब जैसे उसके पास में 1 किलो चीनी का आप वजन दे दीजिए उसको, तो वो भार समझ नहीं पाएगा वो कितना है, कहेगा ढेर चीनी बाह में, है ना। तो इस समय जो है बच्चा क्या होता है कि मुद्रा में दूरी, भार, ऊंचाई, इन सबके कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं कर पाता है। ये याद रखिएगा। अगला लिखा गया दोस्तों सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। ये केंद्रीकरण क्या होता है, आइए इसको जाने हम लोग। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देना। जैसे मान लीजिए कोई भी काम कर रहा है बच्चा, ठीक। अब उसके सामने जो है बहुत सारी चीजें, ढेर सारी चीज, जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए आप एक कटोरे में जो है एक रसगुल्ला रख दीजिए, खीर रख दीजिए, ठीक, और एक जगह कुरकुरे रख दीजिए। तो बच्चा, आप बताइए कि बच्चा किस वस्तु को लेने का काम करेगा? तो बच्चा कुरकुरे लेने का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो उस समय, इसी समय समझ लीजिए केंद्रीकरण कहलाता है कि जब बच्चा किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी? सेंट्रेशन के अंतर्गत, केंद्रीकरण के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद में कंजर्वेशन क्या होता है? संरक्षण जिसको कहते हैं हम। यदि किसी वस्तु के साइज या शेप्स में चेंज यानी बदलाव कर दिया जाए तो उसकी मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। आइए उदाहरण देते हैं आपको। मान लीजिए 1 लीटर का, 1 लीटर का, ठीक, कोई आपके पास में बर्तन है, ग्लास नुमा, ऐसा ऐसा, इसमें भी 1 लीटर पानी रखा हुआ है, ठीक। अब फिर उसके बाद में 1 लीटर का ही कोई ऐसा चौड़ा बर्तन आपके पास में है, उसमें भी 1 ही लीटर पानी आता है। अब यहां पर देखना कि इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी इसकी अपेक्षा, अगर ये चौड़ा है तो। अब बच्चे से पूछिएगा ये बताओ बेटा कि इसमें सबसे ज्यादा पानी किसमें आ सकता है? तो बच्चा जब कहेगा ये बड़ा वाला बर्तन है, इसी में जो है ज्यादा पानी आएगा। तो इस समय बच्चा साइज, शेप्स चेंज कर दें तो उसकी मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसमें समझ नहीं पाएगा। तो याद रखिएगा, तो ये किस में आएगा? कंजर्वेशन यानी संरक्षण में आएगा। अब इसके बाद में सेरेशन, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या है? समान वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं कर पाता है। इसमें भी
यानी जैसे बहुत सारी वस्तुएं एक समान अवस्था में हैं, उन वस्तुओं को जो है वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित ना कर पाए, तो इसको हम लोग सेरेशन कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं साथियों कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में चीजों को देखकर, छूकर उन पर चिंतन कर सकता है। देखिए कंक्रीट की बात करें तो मूर्त मूर्त चीजें से इस अवस्था में अपलटावी, जीवाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, ये सारी चीजें आ जाती हैं और ये 7 से 11 की अवस्था होती है। ये जो है 7 से 11 की अवस्था होती है, याद रखिएगा। 7 साल से 11 साल तक की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इसमें बच्चा चीजों को देखकर, छूकर उस पर चिंतन कर सकता है। इसमें अपलटावी गुण आ जाता है, जीववाद, मुद्रा, भार, क्रमबद्धता, इन सभी में वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाता है। और इसमें बच्चा तर्क करने की इसमें क्षमता आ जाती है, याद रखिएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा तर्क करने लगता है। अब इसके बाद में अगला चौथा आपका स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल की होती है। इसमें यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। बच्चा अमूर्त चिंतन यानी बिना चीजों को देखे हुए भी चिंतन करने लग जाता है, जिसको अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। नियमों के अंतर्गत तर्क करना शुरू कर देता है, जैसे कोई भी चीज होगी उसके ऊपर तर्क करेगा, लॉजिकल थिंकिंग करेगा। अब इसके बाद में अगली चीज आएगी, एक है निगमनात्मक तर्कणा। ये क्या होती है, इसी के अंतर्गत आती है, इसी अवस्था में आ जाता है कि इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब होगा। तो ये सारी चीजें उसके माइंड में विकसित हो जाती हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इससे प्रश्न कैसे बनेगा। हमारे जो जीन पियाजे जी थे, इन्होंने अवस्थाएं जो थी, इन अवस्थाओं से प्रश्न कैसे बनेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, देखिए, अहम केंद्रवाद इकोसेंट्रिज्म की वह सीमा जिसमें बच्चा यह मानता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी मानवीय भावनाएं और इरादे होते हैं। यानी सजीव और निर्जीव में क्या ना कर पाना, भैया बताइए, अंतर ना कर पाना, ये क्या कहलाता है। अभी मैंने बताया था एनिज्म यानी जीववाद कहलाता है। अगला, पियाजे के अनुसार साम्यीकरण इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, ये आपका संज्ञानात्मक संरचना और पर्यावरणीय सूचनाओं के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। अगर दोस्तों आपने अभी तक जीन पियाजे, कोहलबर्ग और उसके साथ साथ में हार्वर्ड गार्डनर का बहुभुज सिद्धांत इस नहीं देखा हुआ है टॉपिक ना, तो आप देख लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है वो। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं तीसरा प्रश्न क्या है, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न बनाए हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। बस, एक 9 वर्षीय बच्चा वस्तुओं को उनके वजन के आधार, ध्यान से समझिएगा, उनके वजन के आधार पर सही क्रम में तो रख सकता है, ठीक, लेकिन वह अभी भी अमूर्त कथनों जैसे ए से बी बड़ा है या बी से सी, तो सबसे बड़ा कौन है, तो बिना देखे हल नहीं कर पाता है। तो बच्चा इस समय किस अवस्था में है, तो बात समझिएगा कि यहाँ पर बच्चे की बात की जा रही है, तो बच्चा जो है उसमें क्या नहीं कर पा रहा है, यानी ए से बी बड़ा है कि बी से सी बड़ा है, इसमें वो अंतर नहीं कर पा रहा है। तो इसमें कौन सा उत्तर, तो देखिए, बच्चा कोई वस्तु देख करके उसके वजन आधार पर सही क्रम रख सकता है ना, यानी कि उस समय किस अवस्था में है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, क्योंकि मैंने बताया कि चीजों को देख करके उसके बारे में सोचना चालू करता है ना। अब इसके बाद में दोस्तों आपके सामने लास्ट प्रश्न आपका है, यहां पर देखिए, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में, देखिए, आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग विकसित होता है, जहां बच्चा विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम बनाने का काम करने लगता है। तो इसमें भी आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग करने का काम करने लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने साथियों के साथ में, कि उनका 1 से 2 नंबर अच्छा आपका बन सके साथियों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली नई क्लास के साथ में। जय हिंद।